So let's get started. We are doing October, November 2025, and the paper is for 1 hour, as you know this. What is an example of a normative statement? देखिए normative statement क्या होती है? ऐसी statement that is a opinion basically. It's not a fact. सही है? The government expenditure is an injection into a circular flow. We know this is a theory, तो ये आंसर नहीं हो सकता. The expenditure in India in 2022 was 29% of GDP. Again, it's a fact. उसने fact बताया हुआ है. The best policy to reduce inflation is reduction in government spending. अब ये बोल रहा है बेस्ट पॉलिसी है, तो बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? दिस इज एन ओपिनियन. हर बंदे से पूछो तो वो एक अलग स्टेटमेंट देगा, तो ये एक ओपिनियन हो गया. देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कंट्री विद द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर. अब ये भी फैक्ट है कि भाई उसमें हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए वो बावले हुए हैं और दुनिया में जंग मुसल्लत की हुई है. सही है, तो सी इज द राइट आंसर. Okay, the next question. A public good must be both non-rivalrous in consumption and have a characteristic of non-excludability. Which situation meets both the conditions? आप सारे ऑप्शंस को देखें, A, B, C, D. सारे ऑप्शंस को देखें. मैं पोलिंग ऑन करूंगा तो आप सारे ऑप्शंस को पहले ऑब्जर्व करें, फिर मैं जब पोल ऑन करूं तो हर बच्चा अपना आंसर बताएगा. And I'm starting the poll in 3, 2, 1. 50% बच्चों ने जवाब दिया है और सब ने सही जवाब दिया है. बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करें. ओके, सो we'll end the poll. 70% बच्चों ने जवाब दिया है, विच इज डी, स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लाइट ही पब्लिक गुड है. सबसे बेहतरीन एग्जांपल ही पब्लिक गुड की स्ट्रीट लाइट है. व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी? हम सबको पता है प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है. प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट. सही है, सिर्फ गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता. अब प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे. सही है. आ जाएं ऑप्शंस देखते हैं. कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड. बिल्कुल सही है. सही है. इट इज अ करेक्ट. कंज्यूमर्स का तो इन्फ्लुएंस ही नहीं है. प्रॉफिट इज द मोटिव फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट. सही है. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. प्रॉफिट तो मोटिव है ही नहीं. रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है. लिमिटेड कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है, लिमिटेड है. आपस में गवर्नमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशन ही compete कर रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड कंपटीशन है. तो सी इज अ कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक. ए और डी कह सकते हैं कुछ हद तक कि कंज्यूमर्स का लिटिल इन्फ्लुएंस और कंपटीशन मार्केट में ना होने के बराबर है. बी, प्रॉफिट इज द मोटिव फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट. ये मार्केट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक है, प्लान्ड की नहीं है. एंड दिस इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो 30% बच्चों ने ही सही किया था. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. A student chooses to study for a degree in engineering at a university rather than taking a job working as an apprentice engineer. Apprentice engineer. The apprenticeship lasts 5 years and involves training while working. What will decrease the opportunity cost of this choice? Look at the options. आप लोग options देखें, मैं polling on करूंगा. हमारे पास पेपर हम कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 25, 1, 2. ओके, ऑप्शंस देख लिए. ओके,
60% बच्चों ने सही जवाब दिया है। एंड आई एम एंडिंग द पोल। देखें, a decrease in the wage paid to apprentice engineers। तो अगर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम अप्रेंटिसशिप नहीं ले रहे, तो अप्रेंटिसशिप से मिलने वाली वेज हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि वेज डिक्रीज हुई है तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। लेट्स से अप्रेंटिसशिप वुड पे $1000, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 1000। और अगर ये कम हो जाती है, $9000 हो जाती है, तो अब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 900। सही है। अब कुछ बच्चों ने बी भी सेलेक्ट किया था। लेट्स सी बी, द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इंजीनियरिंग डिग्रीज। तो भाई ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है, हमने तो चूज की है डिग्री। और कुछ बच्चों ने डी सेलेक्ट किया था, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप इज टू 4 years। भाई 4 years कैसे हो गई? किसी ने भी नहीं बोला कि 4 years होगी, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये वो वाला स्टेटमेंट है जो कि स्पॉट ऑन गलत है। सही है ना? जब भी आपके सामने एक थियोरेटिकल एमसीक्यू आएगा ना, उसमें 4 ऑप्शंस जो होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है जो स्पॉट ऑन गलत होता है, स्पॉट ऑन गलत होता है। सही है। वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, और इस केस में डी था स्पॉट ऑन गलत। दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, बड़े सिमिलर होंगे, वो करीब करीब होंगे लेकिन पूरे सही नहीं होंगे, और एक होगा जो बेस्ट होगा, वही सही होगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सही है। आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यू। The PPC for a country produces two goods X and Y. Initial is ST। तो ये आ गया हमारे पास S, और ये देखें ये आ गया हमारे पास T। इसको मैंने कर दिया रेड से हाईलाइट। सही, ये हो गया हमारे पास ST। What is the effect when the productivity of workers producing X increases? तो सिर्फ X की इंक्रीज हुई है प्रोडक्टिविटी, तो X की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो T से वो आगे बढ़ के W पे आ जाएगा। तो मतलब S T पे था और अब S W पे आ जाएगा। तो ग्राफ में कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगी। ये था S T, यहाँ पे गुड Y है और नीचे गुड X है। सिर्फ X की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इट वुड समथिंग लुक लाइक दिस। सही है। सो इट वुड बिकम ST to SY, और ये आ गया आपके पास, सॉरी SW, SW। सही है। ST to SW, hence B is the right answer। सही है। अगले एमसीक्यू पे आते हैं। व्हाट इज अ कंज्यूमर सरप्लस? अ बेसिक डेफिनेशन। सही है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। आप लोग इस सारे ऑप्शंस को गौर से देखिएगा। मैं पोलिंग ऑन करूंगा, सारे ऑप्शंस को आप गौर से देखें। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। इससे आसान एमसीक्यू शायद नहीं हो सकता। जबरदस्त। 100% बच्चों ने सही जवाब दिया, सिवाय एक के। वो एक बच्चा खुदकुशी कर ले। ये सही है। आ जा। Amount a consumer is willing to pay for a product less the amount actually paid। सही है। willing to pay minus what he actually paid, so D is the right answer। जिस बच्चे ने गलत किया था, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि गलती से उससे दब गया था, उसको भी सही आंसर पता था। आ जा। come on, I am so sorry, we have another easy MCQ। इससे आसान एमसीक्यू शायद दुनिया में नहीं हो सकता। ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। डायग्राम शोज मार्केट सप्लाई का। व्हाट इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? ये एक्स नीचू है, वाई ऊपर है। सही है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखें, मैं आपके सामने पोलिंग ऑन कर रहा हूं इन 5 सेकेंड्स। आप ऑप्शंस को केयरफुली एनालाइज कर लें। सप्लाई कर्व एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लेवल होएगा, होगा, होना चाहिए, एंड here you go।
ओए, लानत है सर, 3 बच्चों ने गलत कर दिया, लानत है। भाई सप्लाई कर्व पे क्वांटिटी और प्राइस आती है, और हमारे पास 3 लेजेंड बच्चे थे, वो बोल रहे थे कि वाई एक्सेस पे इनकम आता है। 2 बच्चे थे ऐसे लेजेंड, वाई एक्सेस पे इनकम आता है, सप्लाई कर्व पे कब से इनकम आने लग गया भाई। और एक लेजेंड प्रो मैक्स था हमारे पास, प्रो मैक्स, वो बोल रहे हैं एक्स एक्सेस पे इनकम आता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, वाई एक्सेस पे क्वांटिटी आती है, एक्स एक्सेस पे इनकम आता है। ये है लेजेंड्स। सही है। आ जाए अगले ग्राफ पे। द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट। What is the price at which the price elasticity of demand is unit elastic? Okay. Now, हमारे पास दी हुई 3 प्राइस है। सही है। तो as we know, as we move down the demand curve, the elasticity would change. सिर्फ सप्लाई कर्व में ये होता है कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना सप्लाई कर्व, तो पूरे कर्व पे यूनिट होगा, यूनिट इलास्टिसिटी। डिमांड कर्व पे ऐसा कोई गेम नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे इट विल बिकम यूनिटरी, और नीचे आते रहोगे इट वुड बिकम इन इलास्टिक। तो ऊपर इलास्टिक, बीच में यूनिटरी और नीचे इन इलास्टिक। तो इसका आंसर है 50 की प्राइस पे। सर और कोई तरीका है इसको करने का, अगर दूसरे तरीके से सवाल आ गया? यस है, दूसरा तरीका भी है। सही है। सो दूसरा तरीका ये है कि हम पीईडी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम 100 से, अच्छा अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेशन में अब गलती होगी, क्योंकि कैलकुलेशन उस तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास जीरो है। तो जीरो से कुछ भी डिवाइड हो जाता है तो फिर आपके पास गड़बड़ आ जाएगी। सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो थ्योरी टेस्ट हुई हुई है कि थ्रू आउट द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी चेंज होती है। पहले इलास्टिक होती है, फिर यूनिटरी होती है, और एंड में नीचे की तरफ इन इलास्टिक होती है। मुझे खुद को ये याद रखने में कंफ्यूजन होती थी। अभी अभी जब मैं कर रहा था, आपको समझा रहा था, तो मैं दिमाग में यही सोच रहा था ऊपर इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। फिर मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होती है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज अ लग्जरी, और लग्जरी प्रोडक्ट हमेशा इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक ऊपर हो गया, बीच में हमेशा यूनिटरी होता है, और नीचे फिर इन इलास्टिक हो जाता है। तो 50 की प्राइस में इट इज इलास्टिक। डन हो गया। आगे बढ़े। A public transport in an economy has an income elasticity of 0.36 minus 1. What does this mean about public transport? आसान। इनकम इलास्टिसिटी से 2 फल निकलते हैं। एक इन्फीरियर गुड का फल होता है, एक नॉर्मल गुड का फल होता है। माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन का मतलब क्या है? इन्फीरियर है या नॉर्मल है? इन्फीरियर है। आ गई भी बात समझ में? जबरदस्त। आप लोग कौन सी क्लास में क्या हुआ? मैंने तो ऑनलाइन क्लास में नहीं कराया ये पेपर। आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। एंड इट्स गुड। आपने क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है, आप कुछ एमसीक्यूज में तो फिर भी मसला होगा ही ना। आप 100% तो परफेक्ट नहीं हुए होगे, तो वो आप देख लें। अब आप एक और चीज़, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ यू हैव डन दिस, सी हाउ मच यू हैव रिटेन्ड। अबे मैंने कराया है। मैंने कराया है। आर यू पीपल श्योर? मैंने तो ये वाला पेपर ही नहीं कराया है। इम्पॉसिबल है।
हाँ, मैंने नहीं कराया हुआ भाई ये पेपर मैंने नहीं कराया हुआ। मैंने कराया ही नहीं, अक्टूबर नवंबर के कोई भी पेपर से नहीं कराया मैंने। मैंने तो मई जून के कराए हैं। सही है, रिपीट हो रहे होंगे ना एमसीक्यूज मेरी जान, रिपीट हो रहे होंगे या आप में से किसी ने कर लिया होगा। अच्छा। ओके परफेक्ट। अब ये अगला एमसीक्यू तो पहली बार ही टेस्ट हुआ है ना इस तरीके से। ये एमसीक्यू आप देखें आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ। व्हाट टाइप ऑफ गुड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ सक्सेसफुल बफर स्टॉक स्कीम। सक्सेसफुल बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक क्या होती है? गवर्नमेंट बाय करती है स्टॉक्स को, सही है, ताकि जब शॉर्टेज हो जाए तो वो सेल कर सके और मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी ला सके। तो बफर स्टॉक स्कीम के लिए क्या इजी टू प्रोड्यूस होना चाहिए सक्सेसफुल बफर स्टॉक के लिए? द आंसर इज नो। सर क्यों? रीजन क्या है? अगर इजी टू प्रोड्यूस है तो फिर हमें स्टॉक रखने की जरूरत ही क्या है? जब जरूरत पड़ेगी, इजी टू प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस कर लेंगे। इज इट चीप टू स्टोर? यस, इट शुड बी चीप टू स्टोर, तभी सक्सेसफुल बफर स्टॉक होगा, सही है। इज इट पेरिशेबल? नो, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, क्योंकि अगर हम स्टोर करेंगे और खराब हो गया यानी पेरिशेबल है तो ये बफर स्टॉक अनसक्सेसफुल हो गया। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर, सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू पे। नाउ दिस एमसीक्यू इज something that we'll discuss and you'll do it on your own. Electric vehicle batteries are derived from the demand of electric vehicles. To tackle climate change, government subsidizes producers of electric vehicles. What are the likely effects of this subsidy on the price and sale of electric batteries? तो सब्सिडी का इम्पैक्ट, सब्सिडी किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इस सब्सिडी का इम्पैक्ट बैटरीज पे क्या आएगा? बैटरीज की प्राइस और बैटरीज की सेल्स पे क्या आएगा? तो आप लोग ऑप्शंस देखें, केयरफुली एनालाइज, केयरफुली एनालाइज। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। और हमारे पास गलत जवाब ज्यादा आ रहा है, ज्यादा गलत जवाब आ रहा है। 50-50 का रेशो बन गया है, मुकाबला सख्त है, सही जीत गया। विद ओनली 55% राइट आंसर्स, द ऑप्शन डी इज करेक्ट, सही है। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि अगर सब्सिडीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो जब डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ बैटरीज भी तो बढ़ेगी। डिमांड ऑफ बैटरी बढ़ेगी, किसी भी ग्राफ में डिमांड बढ़ती है तो आपके पास प्राइस भी बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो प्राइस भी बढ़ गई और सेल्स यानी क्वांटिटी भी बढ़ गई। आ जाए। The diagram shows the market for a demerit good. The initial equilibrium is at point x. What will be the new equilibrium if the government imposes unit tax? Unit tax का मतलब होता है indirect tax on this demerit good and successfully informs of the harmful effects. तो अवेयरनेस भी हो रही है और टैक्स भी लगाया जा रहा है। तो अगर हम एक्स पे हैं तो टैक्स की वजह से हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, तो S3 हो गई। और अवेयरनेस कैंपेन की वजह से हमारी डिमांड कम हो जाएगी, D3 हो गई। तो D3 और S3 इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट डी पे और ये है हमारा आंसर, सही। आगे बढ़ते हैं। Okay, to improve health of people, government puts a tax on the sale of drinks containing sugar.
सेल लगा, टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट आर द लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस टैक्स ऑन बोथ प्राइस ऑफ द ड्रिंक दैट कंटेन शुगर एंड द प्राइस ऑफ शुगर। अब आप देखें, अगर आप टैक्स लगाएंगे ड्रिंक्स पे, सही है, तो टैक्स की वजह से क्या हो जाएगा भाई, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो प्राइस ऑफ ड्रिंक्स विल इंक्रीज। तो आंसर सी या डी में से एक आ गया, सही है। फिर आ जाते हैं प्राइस ऑफ शुगर। जब ड्रिंक्स की सप्लाई कम हो रही है, वो प्रोड्यूस कम हो रही है, तो शुगर की डिमांड कम हो जाएगी। किसी भी चीज की डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, हेंस सी इज द राइट आंसर। Okay. The income Gini coefficient changes from zero point 0.9 to 0.33 over time. What might explain this change? सबसे पहले ये एनालाइज करें कि आपके पास बढ़ गई है वैल्यू, मतलब इनइक्वालिटी has increased. So, yeah. What might explain this change? Look at all the options and then I will give you the right answer. Look at all the options. मैं पोलिंग ऑन कराऊंगा। ओके, मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूं। जबरदस्त। An increase in structural unemployment is the right answer, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर सब्सिडीज दोगे तो इक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप गरीबों को दे रहे हो, मिनिमम वेज इंक्रीज कर रहे हो, गरीबों की मिनिमम वेज इंक्रीज कर रहे हो, इक्वालिटी बढ़ेगी। टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ा रहे हो तो इक्वालिटी बढ़ेगी। अभी भी अरीज आप बोले जा रहे हो हमने ये पेपर क्या हुआ है, क्या हुआ है। Why don't I remember this? खुजैमा, मैं 12th MCQ आपको वापसी समझा देता है। सब्सिडी विल ऑल्सो बेनिफिट द रिच, यस यस, सब्सिडी विल ऑल्सो बेनिफिट द रिच, बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन लेकिन फूड सब्सिडीज जो दी जाती हैं, तो दे विल बेनिफिट द रिच, सही है, लेकिन इट विल बी इक्वल ना, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो पीपल विल लूज देयर जॉब्स, तो दैट विल क्रिएट मोर इनइक्वालिटी, दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर, सही है। आ जाए, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी, सही है। इंजेक्शन क्या है, अगेन एक आसान क्वेश्चन है, इंजेक्शन, मुल्क में पैसा घुस रहा है। ऑप्शंस देखें, क्योंकि फिर मैं आप लोगों से पोलिंग करवाऊंगा। इंजेक्शंस क्या हैं? ओके, look at the options। और यहाँ पे ए और बी में फड्डा है। स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दैट्स नॉट एन इंजेक्शन, सही है। इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो के नीचे होता था, विच इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट्स
गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये थे इंजेक्शंस। तो एक्सपेंडिचर ऑन अ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, दैट इज योर राइट आंसर। अगर अगर आपको लगता था कि ए है स्पेंडिंग ऑन गुड्स, तो स्पेंडिंग, अच्छा सही है, सही है। तो सही है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज नॉट, इट्स नॉट एन इंजेक्शन, सही है। और ये है आपके पास इंपोर्ट, और आखिरी वाला रीपेमेंट ऑफ लोन है। तो ये तो ना तो इंजेक्शन है या विड्रॉल है, इट्स अ रीपेमेंट ऑफ लोन। The diagram shows AD and AS curves for a country. The equilibrium level of national income is Y1 and the general price level is P1. What is the most likely effect on employment and the general price level of small decrease in government expenditure? तो स्मॉल डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देते हैं, एग्रीगेट डिमांड हो गई कम, सही है, एग्रीगेट डिमांड हो गई कम। अब आप देखें एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा, हर बच्चा ऑब्जर्व करें। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। जबरदस्त, लेकिन कद्दू जबरदस्त, कद्दू जबरदस्त, ग्राफ बना हुआ है फिर भी गलत देख रहे हैं, अजीब चपड़ासी बच्चे हैं। अच्छा अब ये देखें, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, नेशनल इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड, मतलब एम्प्लॉयमेंट रिमेन्ड अनचेंज्ड, सी या डी में से आंसर है। प्राइस लेवल फॉल्स, ग्राफ बना दिया, ये भी नहीं देख पा रहे हो, अंधे हो क्या? आंखें निकाल लो, गोटियां खेलेंगे उससे। The diagram shows aggregate demand and aggregate supply curve for an economy. What would cause a change in aggregate demand from AD to AD1? Aggregate demand कम हो गई, सही है। अब aggregate demand क्यों कम होती है? कोई भी consumer expenditure, business investments, government spending and net exports, सही है, इनमें से कोई भी चीज कम हो जाए। गवर्नमेंट कैंपेन्स टू इनकरेज हाउस होल्ड सेविंग, तो अगर हाउस होल्ड सेविंग्स इनकरेज होंगी, सेविंग बढ़ेगी, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होगी, हेंस ए इज द राइट आंसर। लेकिन डू नॉट rush, we need to look at BCD, consumption of domestic instead of foreign। तो consumption of domestic इंस्टेड ऑफ फॉरेन, कंजम्पशन डोमेस्टिक की बढ़ रही है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन बजट सरप्लस, बजट सरप्लस कम हो गया, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, सही है? तभी तो सरप्लस कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट सरप्लस, सॉरी, अ डिक्रीज इन बजट सरप्लस, सॉरी सॉरी, इसका मतलब ये है बजट सरप्लस डिक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सी, डी और बी सब गलत है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड सिर्फ ए में कम हो रही है। Okay. The government reduces the benefit that it pays to unemployed worker to increase the incentive to work. Which type of macroeconomic policies are being used? यहाँ पे बच्चा भंड मारता है। आप देखें क्या ये फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी है, या सप्लाई साइड है, इसको आप देखें, फिर मैं पोलिंग ऑन कराऊंगा। अनएक्सपेक्टेड, 70% बच्चों ने सही जवाब दिया है, दैट्स प्रीटी गुड। सबसे पहले
गवर्नमेंट स्पेंडिंग है तो इट हैज टू बी अ फिस्कल पॉलिसी। दूसरी चीज, इट कैनॉट बी अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब आंसर बच जाता है, क्या ये सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है या ये सप्लाई साइड पॉलिसी है? इसका सही जवाब है कि ये सप्लाई साइड पॉलिसी का भी पार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को कम करेंगे, दिस विल इनकरेज पीपल टू वर्क, एंड इफ पीपल आर वर्किंग द लेबर फोर्स इज इंक्रीजिंग, तो क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ गया, दिस विल इंक्रीज द quantity of labor, which becomes a supply side policy. Hence C is the right answer. अच्छा, आप लोग एक काम करें, आप लोग इंटरनेट पे एक रिसर्च जरूर कर लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो मैंने तो चंद पढ़ाई है ना, लेकिन वो तो P2 के लिए चंद अगर आपने पढ़ी हुई है ना, दैट्स गुड टू गो। लेकिन लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में महारत चाहिए, यू नीड टू नो व्हाट अदर टाइप ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज आल्सो आर। A central bank is asked by the government to help achieve price stability. Inflation rises steeply, मतलब कड़क ऊपर जा रही है, which policy will not be directly within the control of the central bank. Central bank के control में क्या नहीं होगा? Central bank only controls monetary tools. Increasing the interest rate, yes, this is in the control of the central bank. Managing money supply, yeah, reduction in the money supply, this is also in control of the central bank. क्रेडिट रेगुलेशंस, यस, ये भी सप्लाई मनी सप्लाई सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, हमने ये पिछले एमसीक्यूज में ऑब्जर्व कर लिया। रिस्ट्रिक्टिंग अ वेज इंक्रीज इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो सेंट्रल बैंक ये काम नहीं कर सकती कि वो रिस्ट्रिक्ट करे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वेज बढ़ाए। सही है, तो ये डी है इसका सही जवाब। व्हाट इज नॉट a likely reason for a government having the objective of economic growth? अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? लुक एट द ऑप्शंस। क्या इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड? यस, ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। इंप्रूव बिजनेस कंडीशंस, यस, ये भी है, क्योंकि जब भी ग्रोथ होगी बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टू इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी होगी, तो गवर्नमेंट इसलिए ग्रोथ नहीं करती कि इन्फ्लेशन होता है। सही है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर चॉइस, यस, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो चॉइसेस बढ़ेंगी। सी इज द राइट आंसर। What is an example of an expansionary monetary policy? Look at the options. Look at the options. Polling on करूंगा मैं, polling आपकी खिदमत में polling on होगी। Expansionary का मतलब हो गया aggregate demand को बढ़ाना। डन हो गया? ओके, अब मैं आपके सामने पोलिंग ऑन कर रहा हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। लेकिन सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये थोड़ी मेरी हट रही है इस बात पर। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, 100% पार्टिसिपेशन। सही गलत छोड़ दो, आपका सही जवाब है ए। तो इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। एक बच्चे ने बी सेलेक्ट किया था, आप ये याद रख लो, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी विल reduce the aggregate demand और depreciation will increase the aggregate demand। तो आप ये याद रख लें। सही है? What is the effect of increase in the money supply on interest rates and aggregate demand curves? मनी सप्लाई को अगर आप इंक्रीज करोगे, ऊपर यही था ना क्वेश्चन, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे, लोगों के पास पैसा होगा तो वो क्या करेंगे भाई? वो लोन नहीं लेंगे, तो जब लोन नहीं लेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल।
और जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट। तो 21 और 22 सेम ही तो है, सही है, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। आ जाए, a country has a target inflation of 2.5 and has recently experienced actual rate rising to 6%. तो 2% से 6% हो गई है, with unemployment falling to very low levels. So unemployment बहुत low levels पे fall हो चुकी है। यानी आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन धड़ाधड़ बढ़ी, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स सिग्निफिकेंटली लो हो चुके हैं। Which policy option is most likely to be implemented? तो क्या इंप्लीमेंट होगा? ऑप्शंस देखें। क्लास क्लास खत्म हो गया। हाँ, which policy is most likely to be implemented? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करेंगे? इंक्रीज। अगर इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, हमें इन्फ्लेशन कम करनी है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से इन्फ्लेशन होती है, ऑल्दो डीमेरिट गुड है तो इन्फ्लेशन होती है। एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट टैरिफ, इम्पोर्ट टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। डी पे आ जाते हैं, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स को आप इंक्रीज करोगे तो इम्पैक्ट क्या होगा? पीपल विल सेव मोर, जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और आप टारगेट तक पहुंच जाओगे। तो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज मोस्ट लाइकली? अरे तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तुमने तो पहले क्या हुआ था ना गधे। मजाक कर रहा हूं, दिल पे नहीं लेना। सही है, आ जा समझा देता हूं। देख, ये बोल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन रेट 2.5% है, सही है, टारगेट, और हम 6% पे पहुंच गए। तो अब हमें जो पॉलिसी ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि हमें इन्फ्लेशन कम करनी है। तो अब देख, इन सारे ऑप्शंस में से इन्फ्लेशन कहाँ कम हो रही है? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। टैक्स बढ़ाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी इन्फ्लेशन कॉज करेगी। टेरिफ इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी इन्फ्लेशन कॉज करेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लोग सेव करेंगे, सेव करेंगे तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी। 24। अच्छा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर अ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? अब मुझे आप लोग भंड नहीं मारना, भंड नहीं मारना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौत है। ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस। मैंने पोलिंग ऑन कर दी। ज़बरदस्त, अच्छी पार्टिसिपेशन है, सारे बच्चे तकरीबन इन्वॉल्व हो गए हैं, और बच्चे जो नहीं हो रहे वो भी हो जाएं। इसका सही जवाब है बी। भाई प्रोग्रेसिव टैक्स वो खुद बोल रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है, इसका मतलब है कि इनकम इक्वालिटी पे बात होनी है। सही है ना? अब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेस इनकम पे ही लगती है, तो कंजम्पशन ऑफ अ गुड वो उस पर बात होगी ही नहीं। What is least likely consequence of rapid economic growth? इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और जो कम होगा यानी जो नहीं होगा वो हमें बताना, वो सही जवाब है। सही है। हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पोल्यूशन होगी। लार्ज डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी होगा, क्योंकि व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ पीपल्स इनकम इंक्रीज, दे बाय इंपोर्टेड गुड, शनेल का परफ्यूम बाय करेंगे और डेफिसिट हो जाएगा। लार्ज डेफिसिट इन द गवर्नमेंट्स बजट बैलेंस, ये
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है जिसकी वजह से बजट सरप्लस में हो जाता है, डेफिसिट में नहीं होता। मोर कंजेशन ऑन द रोड्स, यस ये होगा। ट्रैफिक बढ़ जाएगा क्योंकि सबके पास पैसा है, सब निकल जाएंगे। आजकल आप कराची में देख रहे हैं ट्रैफिक की नौयत थोड़ी बेहतर हो चुकी है, इवन दो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा है तो लोगों के पास पैसा नहीं है। दैट इज वाई कंजेशन नहीं हो रही है रोड्स पर। सी is the right answer because it's the least likely consequence. स्पेंडिंग भी तो बढ़ती है, यस स्पेंडिंग भी बढ़ती है। कि किसकी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग? गलत। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों बढ़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम हो जाएंगे ना मेरे भाई। A country with a floating exchange rate has a large deficit on the current account of its balance of payment. Deficit है मतलब exports आपके पास कम है, are less, and imports आपके पास ज्यादा है। What is most likely to decrease as a consequence of this deficit? क्या चीज डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी डेफिसिट की वजह से। क्या? कंपेटिटिवनेस ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट। सोचे, अगर डेफिसिट है, सही है, डेफिसिट है, तो आपकी करेंसी क्या होगी? आपकी करेंसी वीक हो जाएगी क्योंकि आपके मुल्क में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। करेंसी वीक होगी तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी। एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो इंटरनेशनली कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो ए नहीं हो सकता। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या डिक्रीज होगी? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, यस ये तो डेफिनेटली होगा, यही डिक्रीज होगा और यही सही जवाब है क्योंकि इसका एक्सप्लिसिटली थ्योरी से ताल्लुक है। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। ओके, यार आपस में नहीं करो चैट अजीज, तंग नहीं करो। कर लो उसके बाद आप ग्रुप पे जो करना है कर दो, लेकिन अभी क्लास के दौरान थोड़ा सा है ना, पढ़ने दो सबको। व्हाट विल डेफिनेटली, वरना फिर मैं चैट बंद कर दूंगा, फिर फायदा। चाहिए हर बच्चे की एक प्रियोरिटी होती है कि वो क्वेश्चन पूछ सके। तो तुम एक एक्सटर्नल कॉस्ट बन जाओगे क्लास के लिए। व्हाट विल डेफिनेटली लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड? टर्म ऑफ ट्रेड कब बढ़ता है? जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं और इंपोर्ट की प्राइसेस कम होती है। अब आप देखें क्या ऑप्शन है। एक्सपोर्ट प्राइस फॉल्स, नहीं, एक्सपोर्ट प्राइस राइज बाय द सेम अमाउंट एज इंपोर्ट प्राइसेस, तो इट विल नेट ऑफ। एक्सपोर्ट प्राइस राइज स्लोअर देन इंपोर्ट प्राइसेस। अगर इंपोर्ट प्राइस राइज हो रही है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट प्राइस राइज while इंपोर्ट प्राइस स्टे द सेम, दिस इज द राइट आंसर। इंपोर्ट प्राइस कम हो तो भी इंप्रूव होगा, सेम रहे लेकिन एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ गई है तो ओवरऑल फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड हो जाएगा। लास्ट थ्री क्वेश्चंस इसमें हम देख लेते हैं। जून एंड जुलाई डेप्रिशिएट हुआ यूके पाउंड बाय 11%। बास्केट ऑफ करेंसीज अगेंस्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो अगर 10 लोगों से हम ट्रेड करते हैं तो 10 लोगों की करेंसीज के मुकाबले में हमारा पाउंड 11% से डेप्रिशिएट हुआ है। द डायग्राम शोज ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड द ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व for the UK economy before 2016. The equilibrium is at X. What would be the new equilibrium of the UK economy as a result of the depreciation? तो जब depreciation होगी, आपको पता है कि आपके exports प्राइस कम होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और आपके नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया मतलब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आ गया, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये इस कंडीशन में एग्रीगेट सप्लाई भी शिफ्ट हो रहा है। तो अब एग्रीगेट सप्लाई कहाँ शिफ्ट होगा? क्योंकि इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर एक्सपेंसिव, सही है। तो बिजनेसेस दैट आर इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस विल क्लोज। क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो बिजनेसेस विल क्लोज। एज अ रिजल्ट टोटल सप्लाई कम हो जाएगी। तो दिस विल बी द न्यू एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हेंस ए इज
द राइट आंसर। सही है। अब शायद आप लोगों को इस एमसीक्यू में इशू आ रहा होगा, मैं आप लोगों के चैट्स देख लेता हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What is the effect of a cut in country's income tax rate on its exports and imports? अगर इनकम टैक्स रेट में कम करूंगा तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा, वो इंपोर्टेड शनैल के परफ्यूम्स बाय करेंगे, तो इंपोर्ट्स विल राइज। एक ही ऑप्शन है जो सेलेक्ट हुआ। एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? एक्सपोर्ट्स फॉल होंगे या अनचेंज्ड होंगे? द आंसर इज इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है एक्सपोर्ट्स को फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम कम होती है एक्सपोर्ट्स को फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी, अगर मैं जापान में मैंगो सेल कर रहा हूँ, मैं कोट पहन के जाऊंगा तो भी उतने ही मैंगो बिकेंगे, यानी मेरी इनकम ज्यादा है, मैं कोट पहन के जा रहा हूँ तो भी उतने ही मैंगोज बिकेंगे, और मैं धोती पहन के जिसमें छेद है वो पहन के जा रहा हूँ तो भी उतने ही बिकेंगे। तो पता ये चला कि हमारी इनकम का ताल्लुक एक्सपोर्ट से नहीं होता, एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक सामने वाले की कंट्री की इनकम से होता है। देयरफॉर डी, सॉरी, या डी इज सपोजिटली द राइट आंसर। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू। ओह, आ जाए। टैरिफ को रिमूव कर दिया है, सही है। हाउ वुड दिस रिमूवल ऑफ टैरिफ अफेक्ट द कंज्यूमर सरप्लस एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू? तो गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, तो हमारे पास जब टैरिफ लगा हुआ था ना तो ये था, तो टैरिफ हटा देंगे तो ये टैक्स रेवेन्यू लूज हो जाएगा। इट विल डिक्रीज 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 डिक्रीज। डब्ल्यू वी एक्स और टी से, डब्ल्यू वी एक्स टी, डब्ल्यू वी एक्स टी, तो हमें पता चल गया कि आंसर ए और सी में से। अब कंज्यूमर सरप्लस को क्या होगा? जब टैरिफ हटाएंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगी, जब प्राइस नीचे आएगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। कितने हिस्से से बढ़ जाएगा? ये पूरा हिस्सा आपका कंज्यूमर सरप्लस में ऐड हो जाएगा। This will be added. So P1, P2, V and U all will be included in the consumer surplus. P1, P2, V and U. Hence this is the right answer. सही। अब मैं आपको ये रिपीट भी कर देता हूँ, ये वाला एमसीक्यू थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लें। सही। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपके पास, हाँ, पहले प्राइस थी P1, सही है, तो इसके ऊपर इज योर कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस के ऊपर का ट्राइंगल इज माय कंज्यूमर सरप्लस, सही है, ये हमने पढ़ा है। अब प्राइस कम हो गई क्योंकि टैरिफ हटा दिया, नाउ दिस इज द प्राइस, सो दिस होल एरिया इज एडेड टू माय कंज्यूमर सरप्लस, द ब्लू एरिया, सही है। अब आ जाए टैक्स, तो गवर्नमेंट ने इतना टैरिफ लगाया, दिस इज माय टैक्स, और कितने यूनिट्स पे लगा? इतने यूनिट्स पे लगा, तो दिस रेड शेडेड एरिया इज माय टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट ने टैरिफ हटा दिया तो अब ये टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। आगे भी बात समझ में? अच्छा, खुजैमा को 12th एमसीक्यू समझना था, बाकी के लिए आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप।